और अब चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने वाला है। दोपहर 1 बजे राज्यसभा में बिल पेश होगा। राज्यसभा में बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया गया है। कल 12 घंटे की चर्चा के बाद लोकसभा में बिल पास हुआ था। लोकसभा में बिल के समर्थन में 288 सांसदों ने वोट किया, तो लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में 232 वोट पड़े हैं। तो आज राज्यसभा में बिल का पेश होने का दिन है। चूंकि कल देर रात तक लोकसभा में इसे लेकर चर्चा होती रही, लगभग 12 घंटे से भी ज्यादा का समय लगा, रात के 2 बज गए और तब तक वोटिंग हुई। बता दें कि वोटिंग में 288 सांसदों ने समर्थन में वोट किया है, तो इसके अलावा 232 सांसदों ने इसके विरोध में वोट किया है। तो लोकसभा में बिल कल दोपहर 12 बजे पेश हुआ था और आज राज्यसभा में इसे पेश करने का दिन है। दोपहर 1 बजे राज्यसभा में बिल को पेश किया जाएगा और 8 घंटे के लिए चर्चा का जो समय है वो तय किया गया है राज्यसभा के लिए। वक्फ संशोधन बिल जिसे लेकर एक लंबी चौड़ी बहस भी हुई, एक लंबी चौड़ी चर्चा भी पिछले साल से हम लगातार देख रहे हैं। चूंकि किरेन रिजिजू की ओर से 8 अगस्त 2024 को बिल को सदन के सामने रखा गया था। जेपीसी का गठन होता है और उसके बाद काफी ज्यादा सुझाव लिए जाते हैं, लेकिन आरोप यही था कि सुझावों को दरकिनार किया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद काफी ज्यादा हो हंगामा होता है। हो हल्ला करने के बाद कल बिल को दोपहर 12 बजे लोकसभा में सदन में पेश किया जाता है। देर रात तक चर्चा हुई है, रात के 2 बजे तक चर्चा हुई और जब वोटिंग हुई है तो उसमें 288 सांसदों ने इस बिल के समर्थन में वोट किया है, जबकि 232 सांसदों ने इसके विरोध में वोट किया है। समर्थन की बात करें तो बीजेपी के पास और बीजेपी की जितनी भी एनडीए की सहयोगी पार्टियां हैं उन सभी लोगों ने इसके समर्थन में वोट किया है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की भी ओर से इसे लेकर एक पूरी तैयारी की गई थी। बीते दिनों भी जब लोकसभा में इसे लेकर चर्चा चल रही थी तो विपक्षी सांसदों ने भी एक के बाद एक अपने सुझाव यहां पर रखे थे। चाहे हम इमरान मसूद की बात कर ले, अखिलेश यादव की बात कर ले, गौरव गोगोई की बात कर ले, इकरा हसन की बात कर ले, असदुद्दीन ओवैसी की बात कर ले, सभी लोगों ने इस बिल पर विरोध जताया और कहा कि ये मुसलमानों के हित के खिलाफ है और मुसलमानों की जो यहाँ पर अधिकार है उनका हनन किया जा रहा है। तो देखिए, कल समर्थन में 288 वोट पड़े हैं, लोकसभा में इसे पेश किया गया और आज राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। देखना यह भी होगा कि राज्यसभा में जब चर्चा होती है तो इस दौरान कितने वोट पड़ते हैं, चूंकि नंबर गेम्स का ये पूरा खेल है। और इस पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी परिचय आपसे करा देते हैं। अवधेश पांडे बीजेपी प्रवक्ता, धर्मेंद्र सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, फाजिल अहमद मुस्लिम धर्मगुरु और अरविंद जयतिलक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। लेकिन अवधेश पांडे जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि कल लोकसभा का जो एक परीक्षा का जो पहला चरण था वो आप लोगों ने पास कर लिया है, आज राज्यसभा में इसे पेश किया जाना है, लेकिन बार बार आरोप यही लग रहे हैं कि आप लोगों की बुरी नजर है उनकी संपत्तियों पर और अभी ये शुरुआत हुई है मुस्लिमों के अधिकारों के हनन से और कल को आप लोग ये दायरा बढ़ाएंगे और कल को आप लोगों की नीयत, खास तौर पर कहा जा रहा है कि आप लोगों की नीयत साफ नहीं नजर आ रही है और इसीलिए विपक्ष विरोध कर रहा है और यही नतीजा कि कल 232 वोट जो पड़े हैं देर रात 2 बजे वो विरोध में पड़े हैं। देखिए, ये बिल आम मुसलमानों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए बहुत ही हितकर है और एक इसे रिफॉर्म के रूप में देखा जाना चाहिए। कल ये बिल लोकसभा के अंदर पास हुआ है। मैं पूरे देशवासियों को, खास करके मुस्लिम भाइयों को, आम मुस्लिमों को, गरीब मुस्लिमों को मोदी सरकार की बधाई देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इस बिल के अंदर जो खामियां थी, कुछ चंद लोग जो एक तरह से इस बिल पर अपना कब्जा समझते थे, अपना मालिकाना हक समझते थे, उसमें सुधार हुआ है। अब ये बिल पारदर्शी ढंग से, अब बिल ये बिल्कुल रेवेन्यू कलेक्शन के नाते गरीब मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए बहुत ही दूर की सोच है जो अब ये फलीभूत होने वाली है। खास करके पिछले कई सालों से विपक्ष केवल अफवाह फैलाने की कोशिश करता है, भ्रम फैलाने की कोशिश करता है और कई बिल, चाहे वो ट्रिपल तलाक का बिल आया हो, चाहे वो सीए का मामला हो और चाहे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने की बात हो, तो विपक्ष लगातार ये कहता है कि ये बिल आ जाएगा तो अब इससे बहुत बड़ा खून खराबा हो जाएगा और ये तो मुस्लिम विरोधी है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जितने भी बिल भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और मोदी जी की सरकार के माध्यम से आए हैं उसमें एक भी कोई विसंगति नहीं है। और जब चर्चा हो रही थी देश में संसद के अंदर, तो विपक्ष के पास भी कोई तथ्य नहीं थे, कोई तर्क नहीं थे, केवल अफवाह और भ्रम की बात ही विपक्ष ने किया और एक एक करके हमारे जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं
उन्होंने सबका जवाब दिया और सारे लोगों को निरुत्तर किया। आज वो बिल राज्यसभा के अंदर आएगा और राज्यसभा के अंदर जब पास हो जाएगा तो फिर वो राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा और उसका एक अमली जामा पहनाया जाएगा। लेकिन मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि जो सोशल वेलफेयर की बात होती है, गरीब मुसलमानों, आम मुसलमानों के कल्याण की बात होती है, तो उसमें जो जब डाटा आ रहा था तो 1% से नीचे भी इस तरह की स्कीम्स उस बिल में दिखाई पड़ रही थी जो पहले से लागू था। तो ये बहुत देश के लिए चिंताजनक था। अच्छे समय में ये एक सुधार के लिए बिल आया है और इसका पूरे देशवासियों में स्वागत भी हो रहा है। केवल चंद जो ठेकेदार लोग थे उनके विरोध और भ्रम अफवाह की बात छोड़ दे तो पूरे देशवासी इसका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। धर्मेंद्र जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि पहला पड़ाव जो है लोकसभा का वो तो बीजेपी वालों ने पास कर लिया है और 232 वोट पड़े हैं इसके खिलाफ, लेकिन आप समझिए कि कई बार इस पूरे बिल में संशोधन हुए हैं। 1995 में होता है, 2013 में भी होता है, लेकिन तब शायद इतना ज्यादा विरोध नहीं किया गया था। सवाल आपसे यही रहेगा, चूंकि आप लोग बार बार यही कह रहे हैं कि नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है और तमाम आपके सांसदों ने कल यहाँ पर कहा भी था कि बीजेपी वाले ये गुमराह कर रहे हैं, भ्रम फैलाने की स्थिति हो रही है। तो ऐसे में क्या विरोध इस पूरे बिल का है, या फिर ये विरोध की वजह माना जाए तो इसे मौजूदा सरकार को माना जाए, या फिर संशोधन में जो भी सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं उस चीज का आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, संशोधन एक सतत प्रक्रिया है। संशोधन से किसी को दिक्कत नहीं थी, लेकिन संशोधन के बहाने जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीयत है, संशोधन के बहाने एक संस्था की गर्दन को मरोड़ करके कब्जा कर लेने की आपत्ति उस पर थी। दूसरी बात, आप जब संशोधन कर रहे थे तो आपको कम से कम आर्टिकल 301, 14, 15, 25, आर्टिकल 26, 29 का वायलेशन नहीं करना था। इसमें तमाम अलग अलग है, चूंकि समय आप पास का वो नहीं, एक एक का उसका मैं डिस्क्रिमिनेट कर उसको बताता। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आप लगातार पसमानदा मुसलमान की बात कर रहे हैं। मैं इस पर बिल में 2-3 जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको अगर शामिल कर लेते तो समस्या ही नहीं आती। आप अपना सरकार के साथ समस्या ये है कि जेपीसी में आपने डेमोक्रेसी की हत्या की, उसमें लोगों की आपत्तियों को नहीं लिया, उसका पार्ट नहीं बनाया। 97 लाख से ज्यादा सुझावों को हमने स्वीकारा है। नहीं, मैं उसी बता रहा हूं जो स्टेक होल्डर, देखिए ऐसे क्या है कि आप व्हाट्सएप इंडस्ट्री से मंगा करके क्या शामिल किए वो आप जाने, लेकिन जो महत्वपूर्ण लोग थे उनकी बातों को, आपको उनकी आपत्तियों को एज इट इज रखना था फ्लोर पर। उस पर विचार होता, क्या सही है क्या गलत है वो तय हो जाता है। हो सकता है हमारी आपत्ति सही नहीं हो दुनिया की निगाह में, वो तय होती, लेकिन फ्लोर पर चर्चा पर होती। आपने उसको बाहर कर दिया। आप किसान बिल लेकर के आए, किसानों से कोई राय नहीं, जीएसटी लेके आए, व्यापारियों से कोई राय नहीं, नोटबंदी कर दिया, अर्थशास्त्रियों को पता तक नहीं। तो आपका लगातार इस तरह का कम से कम जिस स्टेक के लिए, जिस वर्ग के लिए, जिसके आप कह रहे हैं उसके हित के लिए बहुत चिंता है, उसके लिए बिल बना रहे हैं, उसको संतुष्ट करने का प्रयास, उसकी शंकाओं और उसकी चिंताओं को उसमें स्थान देना चाहिए था। दूसरी बात, पसमानदा समाज आप कह रहे हैं, हिंदुस्तान में हिंदुओं के, दलितों की क्या स्थिति है, पिछड़ों की क्या स्थिति, महिलाओं की क्या स्थिति, उस पर भी आप जबान खोलिए। अच्छा, पसमानदा समाज की मांग थी एससी करने का, आप कब करने जा रहे हैं? जिससे उनकी तो डिमांड ये थी कि हमको एससी का दर्जा दे दीजिए, आप उस पर आपकी जबान नहीं खोलेगी। दूसरी बात, इसमें जो 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं, हमारे चाहे हमारे यहाँ हिंदू का ट्रस्ट हो, जो हिंदू मैनेजमेंट मंदिरों का कर रहा हो, चाहे मुसलमानों का है, संविधान सबको संरक्षण देता है कि आप अपने हिसाब से रिलीजियस एक्टिविटीज को करें। वक्त पर आपका सीईओ होता है, वक्त पर आप चेयरमैन नियुक्त करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पर्यवेक्षण में वक्त काम करता है। आप भ्रष्टाचार अगर है तो ये तो आपका फेल्योर है। अगर आज भी माफिया कब्जा कर रहा है तो सरकार की नाकामी है कि आपके लोग मिलकर के उसको कब्जा करा रहे हैं। दूसरी बात, आपने उसमें उपभोगकर्ता के वक्त बाय यूजर जो है उसको हटा दिया। हिंदुस्तान के अंदर तमाम ऐसे राजा महाराजा जिनके महल रेवेन्यू दस्तावेजों में नहीं दर्ज है वो, लेकिन उनके फोरफादर, लेकिन वही तो सवाल है ना, वही तो सवाल है। चूंकि आप बोलिएगा, लेकिन मैं कुछ उसमें ऐड करना चाहती हूँ, आप बोलिएगा। देखिए, काफी संपत्तियां हैं वक्फ के पास, 9.7 लाख एकड़ ये जमीन है, और उसमें अगर मैं आपको बारीकी से बताऊं कि आखिर किस कैटेगरी में कितनी जमीन है, तो आप समझिए कि खेती बाड़ी के लिए भी कम जमीन नहीं है। लगभग आप इस तरीके से इसको देखिए कि खेती की जमीन के लिए 1,40,108 जमीन है, संपत्तियां है। दरगाह, मजार और मकबरा के लिए 33,000
30,056, आप 33,000 ही मानकर चलिए। कब्रिस्तान 1,49,991, लगभग 1.5 लाख आप समझ के चलिए। दुकान जो है वो 1,06,801 दुकानें हैं। घर की जो संपत्तियां हैं वक्फ बोर्ड की वो 89,212 है। इमामबाड़ा, चौकी या करबला है वो 6,777 है। मदरसे 13,719 है। मस्जिद 1,17,413 है। तालाब 3,861 है। इतनी संपत्तियां हैं जिनमें से कई संपत्तियां अचल है। तो आखिर कहीं तो ब्यौरा देना होगा ना। आप समझिए हर जगह से कमाई होती है। अगर आप करोड़ों की संपत्ति रख रहे हैं और साल भर जब आपका निष्कर्ष निकाला जाए, ब्यौरा निकाला जाए, तो उसमें आप सिर्फ हजारों रुपए में आप एक्सपेंस दिखा रहे हैं, हजारों रुपए में आप उसकी कमाई दिखा रहे हैं। नहीं, आप ठीक करें, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, उस पर सीईओ चेयरमैन कौन नियुक्त करता है? सरकार का काम है। ज्यादातर राज्यों में, स्टेट गवर्नमेंट्स में एनडीए की, बीजेपी की है, तो इनकी नाकामी है। वो तो मैं कह ही रहा हूं, संशोधन से किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन जो समस्याएं जो मूल आई, जो मूल नेचर बदलने का प्रयास किया, जो सरकार, जैसे रेलवे की जमीन है, सेना की जमीन है, देश की जमीन, उसको सरकार बेच रही है, उसी तरह इस पर भी निगाह है। अब वो कैसे? मैंने कहा वक्फ बाय यूजर, मैंने कहा तमाम राजाओं के बंगले, उनकी जो कोठियां, राजमहल है, तो रेवेन्यू के दस्तावेजों में नहीं है। बड़े महाराजा, उनके महाराजा के चलते हुए आई। अगर वक्फ बाय यूजर आपने हटा दिया तो जो उपयोगकर्ता के सिद्धांत है, तो इसमें बड़ी प्रॉपर्टी, चाहे उसमें मस्जिद हो, चाहे यतीम खाना हो, चाहे उसमें इंस्टीट्यूशन हो जो अध्ययन कराते हैं, मदरसे हो, इस तरह, या महिलाओं के लिए जो बुजुर्ग वाला स्थान बना हो, तो वो सारे, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, विवाद अनावश्यक हो जाएंगे, सरकार की उस पर निगाह। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जल्दी और भी मेहमान है, उनके पास भी जाना। हमारे यहाँ वक्त, जैसे आपने कहा उसमें प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, नया विवाद आपने करे, प्रैक्टिसिंग एंड नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, इसमें इस्लाम कोई जानकार होंगे तो उनसे पूछिएगा, उसमें आपने कर दिया। दूसरा कोई दे नहीं सकता है भाई, ये तो धार्मिक चीज है, सबकी अपनी स्वतंत्रता है, आप कैसे रोक सकते हो? हमारे यहाँ, मैं एक उदाहरण देकर के बात समाप्त करूंगा। हमारे यहाँ रियासत है जामो, उसके बड़े महाराजा साहब ने अपने मंदिर को वक्फ की जमीन दे दी, उसका तो क्या हो जाएगा आप अगर खत्म कर दे रहे हैं? तो सवाल यह है कि आपकी नीयत सही नहीं है। आप वक्फ के बहाने उसकी जमीन पर आपकी नियत कस गई है, उसको करना चाहते हैं, दूसरे एक वर्ग को चिढ़ाना चाहते हैं, जिस वर्ग के चलते आपकी कुर्सी बची रहे। ठीक है, फाजिल अहमद जी, आपका रुख करते हुए, आप लोग बार बार यही कह रहे हैं और तमाम लोगों की ओर से यही कहा जा रहा है कि मुस्लिमों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, सरकार की नीयत सही नहीं है। लेकिन कल जब सरकार की ओर से बिल पेश किया गया तो तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया गया। उसमें कहा जा रहा है कि सांसदों की नियुक्ति होगी जिनमें 2 महिलाएं होंगी। जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, सरकार के लाभ से, सरकार की योजनाओं से, उनको भी इनमें शामिल किया जाएगा, उनको इसका लाभ मिलेगा। यानी कुल मिलाकर काफी ज्यादा संपत्तियां हैं और अब उन संपत्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उस आधार पे किया जाएगा कि किसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है और उनके हित के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, इस देश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू हुआ, जमींदारी खत्म की गई, तो यहाँ के ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी को आज तक जमीन नहीं मिली। कहाँ जमीन? घर बनाने तक कोई जमीन नहीं मिल रहा। तो इतना नाइंसाफी ये कर रहे हैं, उस पर बात नहीं करते। तो वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेके कैसे आप मुसलमानों, गरीब मुसलमानों को दे देंगे जब कुछ है ही नहीं आपके पास? जब सरकार अपना कब्जा नहीं हटा पा रही, उसके लिए 20-20 साल केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, और लोगों ने सरकारी जमीनों को कब्जा करके रखा है। तो सरकार जब खुद की जमीन नहीं हटा पाई तो वक्फ जमीनों को क्या करेगी? तीसरी बात, हिंदू प्रॉपर्टी जो चैरिटी कमिश्नर जो उसका ट्रस्टी होता है, उसमें इतनी खामियां हैं कि महेंद्रगिरी इलाहाबाद में हत्या हो गई, जाने कितने बाबाओं की हत्या हो गई, उनके अपने चेलों द्वारा ही हत्या हो गई। वो जमीन के बंदरबाट करने के लिए हत्याएं होती, उस पर नहीं ध्यान देते हैं। यही काम वहाँ डीएम को बीच में डाल दिए, डीएम और ट्रस्टी मिलके मंदिर की जमीन को बेच देते हैं। यही हाल ईसाइयों का है। ईसाइयों की जमीन जो है वो कंपनी एक्ट के तहत, मुसलमानों की जमीन वक्फ के तहत है, हिंदू प्रॉपर्टी ट्रस्ट के तहत है। वहां भी यही हाल है, क्रिश्चियन प्रॉपर्टी जा रही है, तो उसमें डीएम और फादर मिलकर जमीन को बेच सकते हैं। बहुत से हिंदू समाज के लोग जो है अपनी जमीन को क्यों वक्फ करते हैं? क्योंकि उनको वक्फ में सबसे ज्यादा सुरक्षा दिखती है। तो वही तो बात है कि हिंदू अगर जमीन दान कर दे, वक्फ कर दे, तो वो जमीन तो आप लोग रख लेते हैं, लेकिन अगर कमिटी बनाई जा रही है और नॉन मुस्लिम्स को अगर उसमें रखा जा रहा है तो उस पे आप लोग विरोध करते हैं, उस पे आप लोगों का समर्थन नहीं होता है। जान रहे थे कि आपको नहीं पता, हिंदू प्रॉपर्टी इसलिए वक्फ कर रहा है, तो भरोसा है वक्फ पर, तो वक्फ प्रॉपर्टी बेची नहीं जाती।
तो क्या ये वक्फ का दायित्व नहीं बनता कि जो भरोसा जताया गया है और जमीन को दान किया गया है उसी भरोसे को बरकरार रखा जाए? क्या ये दायित्व नहीं बनता? आप तो सुन ही नहीं रही हमारे। बोलिए बोलिए। अभी बोल लीजिए, हम ही सुन लें। अरे बोलिए भाई, बुलाया आपको तो बोलने के लिए ही तो बुलाया है, बोलिए। बताइए, हमारी सुनिए आप। निश्चित रूप से हम लोग 20-25 राजनीतिक अनुभव रखते हैं, तो थोड़ा तो सुन लीजिए। हिंदू में किसी को आस्था इसलिए नहीं है तो बेच देंगे ये लोग। अरबाबा के हत्या क्यों? जमीनें बेचने के लिए ना। तो जो हिंदू लोगों ने अपनी तो ये वक्फ एक्ट तो भाई चलो इसकी जमीन कोई खा ले जो कोई, लेकिन बेच तो नहीं सकता ना। आजीवन कम से कम जमीन वक्फ तो रहेगी ना। वक्फ एक्ट पर भरोसा तो लोग कर रहे हैं। और वक्फ की भी जमीन जो वक्फ की है, हिंदू भी उसमें लीज धारक है, मान भी है, सिख भी, ईसाई भी है, सब लोग हैं। मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टी सभी धर्म के लोगों को देती है किराए पर, उससे केवल किराया लेते। तमाम हिंदू से ज्यादा हिंदू वक्फ बोर्ड ने प्रॉपर्टी किराए पर। ठीक है, वक्फ का काम है केवल किराया वसूलना। दूसरी बात, डीजीपी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने चेयरमैन बनाया था, जना भ्रष्टाचार ने उनको चार्जशीट। देखिए, अगर आपकी ईमानदारी होती तो आप भ्रष्टाचारियों को पकड़ते तो पकड़ते। ठीक है, लेकिन कहाँ पकड़? तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार में संसद निधि, विधायक निधि में 40% कमीशन, ब्लॉक में कमीशन, तहसील में रिश्वत, अस्पताल में रिश्वत। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बातों को। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मूलतः आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई जमीन दान करता है तो वो वक्फ की संपत्ति हो जाती है और उसके बाद उस संपत्तियों पर आखिर क्या किया जाए वो फिर वक्फ का दायित्व तो होता है, उस पर सवाल नहीं खड़े करना चाहिए। ठीक है, अरविंद जयतिलक जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए अब वक्फ का जो पहला पड़ाव था वो कल हमने लोकसभा में देखा, रात के 2 बजे तक इस पे चर्चा हुई है और आज राज्यसभा में इसे पेश किया जाना है, लेकिन बार बार भ्रम की स्थिति को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है। और पिछले 11 साल से बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत से आई और अब एनडीए की सरकार यहाँ पर है और सहयोगी पार्टियों का भी काफी ज्यादा योगदान है इस सरकार को बनाने में। लेकिन सीए, एनआरसी, 3 तलाक, तमाम ऐसे बड़े फैसले, चाहे फिर हम जम्मू कश्मीर का भी अगर मामला देख ले, आर्टिकल 370, तमाम बड़े फैसले सरकार करती है, लेकिन बार बार उसे हिंदू मुस्लिम के एंगल से जोड़ दिया जाता है और हर एक बिल को यहाँ पर मुस्लिम विरोधी बताया जाता है। चाहे आप सीए उठाकर देख ले, एनआरसी को लेकर देख ले जो भी सरकार कार्य कर रही है, 3 तलाक को लेकर देख ले, इसके अलावा आर्टिकल 370 देख ले और अब वक्फ बिल। बिल्कुल प्रीति जी, देखिए कहावत है कि समंदर के कानून जहाजें तय नहीं करते हैं। अगर आप किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं तो किसी भी संस्था के लिए एक विधिक प्रणाली होती है, उसे रेगुलेट करने के लिए नियम कानून होते हैं। लेकिन आप जब पुराना वक्फ बोर्ड देखेंगी तो उसमें पता चलेगा कि वही वकील है, वही दलील है, वही जज है, सब कुछ है। यानी सब कुछ करने का अधिकार, चाहे किसी की जमीन को ले ले, उसके ऊपर फैसला दे दे कि नहीं आपकी नहीं है, उसको आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। ये कोई ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज थी ही नहीं। यानी वक्फ फॉर यूजर, यानी आपके घर में कोई जा करके नमाज पढ़ ले फिर कहे कि ये तो वक्फ की है, वो हालात बन चुके थे। पुराना सांसद है, वो कहा तो हमारा है, द्वारिका में जो द्वारिका बेट है वो हमारा है, कहीं पर भी। अभी जो मुस्लिम स्कॉलर साहब द्वारका नहीं, इसके अलावा वक्फ ने कई ऐसी संपत्तियां हैं जिस पर अपना दावा ठोका है। बिहार का एक गांव आता है गोविंदपुर, उस पूरे गांव को ही वक्फ ने अपनी संपत्ति बता दी। इसके अलावा तमिलनाडु में एक जमीन है जो कि पूरे गांव पर ही इसका दावा कर दिया गया। केरल की बात कर ले, केरल में भी ईसाई परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन को लेकर वहां पर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो जब सुनवाई होगी ही नहीं तो आगे फिर कहां जाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए वो कहते हैं ना कि जो बुढ़ापे की जो जुबान होती है वो झूठ की जुबान होती है। वो जो अभी जो बोल रहे थे उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कोई कानून है उसके खिलाफ अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि नहीं भाई ये कानून में खामी है तो हम इसको चुनौती दें, तो उसको हाई कोर्ट में चुनौती देता है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता है। लेकिन क्या आप जो है जो इनके ट्रिब्यूनल का जो फैसला था आप कहीं चुनौती दे सकते थे? नहीं दे सकते थे।
1995 में तो यह व्यवस्था थी, लेकिन जब 2013 में कांग्रेस सरकार जाने लगी तो उसको उस रास्ते को भी बंद कर दिया। यानी जो भी वक्फ जो है जहां जिस जमीन को कह दे वो उसके पास हो जाएगी। अब देखिए समस्या यह है कि आप किसी चीज को किस एंगल से देखते हैं। अब वो एक कहावत है कि दो व्यक्ति एक बंगले से झांकते हैं तो एक कीचड़ की तरफ देखता है, एक आसमान की तरफ देखता है। अगर कोई हिंदू मुसलमान के नजरिए से इसको देखता है तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस नजरिए को कभी भी जो है सराहा नहीं जा सकता है। आप जो है पूरी तरह से आप एनआरसी को भी कहेंगे। अच्छा, दुनिया के क्या किसी देश में मुस्लिम कंट्री है क्या समान नागरिक संहिता नहीं है, लेकिन इसका यूसीसी का विरोध जो है भारत में ही क्यों होता है? बिल्कुल। और देखिए कई ऐसे कड़े फैसले बीजेपी की सरकार ने लिए हैं और बार बार उन फैसलों का विरोध किया जाता है। धर्मेंद्र जी शायद आप कुछ कहना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर जो अरविंद जयतिलक ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम के आईने से आप लोग सब कुछ देखते हैं, हिंदू मुस्लिम का आप लोग चश्मा पहनते हैं और उसके बाद उसी को उसी प्रकार से तौलते हैं। अगर वक्फ बाय यूजर का आप लोग विरोध कर रहे हैं तो एक बार वक्फ हमेशा वक्फ, इसका भी तो विरोध कहीं ना कहीं होना ही चाहिए था। क्योंकि देखिए एक बार अगर वक्फ ने कह दिया कि ये जमीन मेरी है, कल को अगर वक्फ ने दावा कर दिया इस जमीन पर ये मेरी है, तो वो उनकी ही हो जाएगी, उसे लेकर कहां सुनवाई होगी। और अब तो उसमें पारदर्शिता की बात की जा रही है ना, तो ये तो सही है। नहीं देखिए, अब ये इतने वरिष्ठ साथी हैं, मैं उनको क्या बताऊं। वक्फ बाय यूजर या फैसला, मैं आपको दो फैसला अभी तुरंत रिसेंट बता रहा हूं। 7 अगस्त का एमपी हाई कोर्ट का फैसला है जिसमें उन्होंने एक किले को वक्फ ने अपने ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि हमारी संपत्ति है। हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो क्या मानते हैं, हाई कोर्ट गैर कानूनी आदेश कर दिया। या अभी जनवरी में 5 जनवरी को उन्होंने फैसला दिया रीवा में एक दरगाह की जमीन को लेकर के, वक्फ ने कहा हमारी है और उसको हाई कोर्ट ने पलट दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। गुजरात हाई कोर्ट ने पलटा, एमपी के जबलपुर हाई कोर्ट ने पलटा है। ये देखिए उसमें क्लास था। 2013 के बाद का मामला नहीं है। और स्टेट, अरे भाई आप सुन लीजिए, आप, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। दूसरी बात, अभी आपने देखा एक क्लास उसमें ऑलरेडी है, स्टेट गवर्नमेंट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है। अगर उनको लगता है वक्त मनमानी कर रहा है, गलत कर रहा है किसी प्रॉपर्टी पर, तो इंटरवेन कर सकती है, उसको रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन फिर उसमें भी तो आ जाता है ना कि आप धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उसके बाद नहीं, हस्तक्षेप नहीं, हाईकोर्ट करती में प्रॉपर्टी का लैंड का इशू हो जाएगा ना। अगर आप मेरे पास टाइटल है तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। ये जो टाइटल जिस पर नहीं है उस लैंड का। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, आप बड़ी आसानी से ये चीजें आप उठाते हैं क्योंकि आपको सूट करता है। आप कहेंगे मुसलमान को वर्ग को कपड़े से आपके प्रधानमंत्री जी पहचानते हैं कि कौन वर्ग का है। मैं कह रहा हूँ आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन है कैथोलिक चर्च के पास। उस पर जबान इसलिए नहीं खुलेगी कि उसका जो मालिक है मालूम है कौन है? हिंदुस्तान में नहीं रहता हो, पोर्ट वेटिकन सिटी, मालूम है? यह बड़ा आश्चर्य होगा, आप चेक कराइएगा। पोर्ट वेटिकन सिटी है और हिंदुस्तान के अंदर 7 करोड़ हेक्टेयर। कर्नाटक में भी 15,000 एकड़ की एक जमीन है जिसे लेकर किसानों ने काफी लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया था, जिस पर वक्फ ने दावा किया है कि वो उनकी संपत्ति है। कर्नाटक में भी, तमिलनाडु में भी एक मंदिर की जमीन को लेकर बिहार के एक पूरे गाँव को ही वक्फ ने बोल दिया कि ये हमारी जमीन है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो उस पर कोर्ट जाएगा, ठीक हो जाएगा, इसका कहने को नहीं हो जाएगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, अब अपने सहूलियत के हिसाब से थोड़ी आप आंकड़े उठाएंगे। 30 सेकंड सुन लीजिए। भूदान समिति का एक आंदोलन चला था, जल्दी से आचार्य विनोबा भावे ने, बस 30 सेकंड, आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था। हिंदुस्तान के गरीब दलितों, मुस्लिमों, जो भूमिहीन लोग हैं, हिंदुओं के लिए उन्होंने तमाम जमीनें दान ली थी। आपको मालूम उसका क्या हुआ? कितने भूमिहीनों को मिली भूदान आंदोलन की? अकेले बिहार का मेरे पास आंकड़ा है 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर, 6.5 लाख हेक्टेयर जमीन में से 3.5 लाख हेक्टेयर जमीन का पता नहीं क्या हुआ। और उसमें कहा था उस समय जब जमीन दान ली जाती है तो उसका ये होता है जिसका पर्पज के लिए ली गई भूमिहीनों को देने के लिए, चैरिटी पर्पज से उनको इंपावर्ड करने के लिए। कितने गरीब अमीर हो गए, कितने भूमिहीनों को मिल गई। ठीक है अवधेश पांडे जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए वक्फ बाय यूजर को लेकर विरोध जताया जा रहा है और आप लोगों ने जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम को उसके अंदर वर्णित किया है कि लगभग 5 साल से उसको इस्लाम का पालन करना होगा, तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम आपकी नजर में पहले तो क्या है वो ये सवाल खड़े करे, लेकिन इसके अलावा भी वो कह रहे हैं कि अगर इन सब में धांधली दिख रही है, भ्रष्टाचार दिख रहा है, तो राज्य सरकार उसके लिए क्यों नहीं बाधित है? राज्य सरकार की ओर से क्यों नहीं फिर वो आंकड़े पेश किए जाते हैं? देखिए, वो पारदर्शी ढंग से ये व्यवस्था चले और उस व्यवस्था में भ्रष्टाचार ना हो और वो व्यवस्था गरीब कल्याणकारी हो, इसीलिए इसमें सुधार हो रहे हैं। कि कुछ एक्ट ऐसे थे जिसमें जटिलताएं थी, जिसके आधार पर राज्य सरकारों के भी हाथ बंधे हुए थे और इसीलिए सुधारात्मक बिल आया है। तो ये सरकार की नीयत का सवाल होता है।
आप जरा ध्यान करें, राजीव गांधी जी की सरकार थी और शाहबानो प्रकरण में क्या हुआ। एक गरीब मुस्लिम महिला जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक गुजारा भत्ता की बात की थी, केवल मामूली पैसों की बात की थी, और उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लोकसभा के प्रचंड बहुमत ने बदल दिया। उस समय नियत थी कि हमको किसी गरीब मुस्लिम हो चाहे कोई गरीब अल्पसंख्यक किसी भी चीज में अगर सोशल वेलफेयर के लिए आता है तो उसको हमको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि देश हम संविधान के आधार पर नहीं चलाएंगे, देश हम शरीयत के आधार पर चलाएंगे और मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करेंगे। ये शाहबानो प्रकरण पूरे देश में हम सबके लिए उदाहरण है। और इसी तरह से ये जो ट्रिपल तलाक का बिल आया है, इसमें भी ये कहा गया, आजकल दो शब्द बहुत फैशन में है कि ये मुस्लिम विरोधी है, ये संविधान विरोधी है, जिनको संविधान का एक पैसे का ज्ञान नहीं है। अब तक का जो बिल था ये संविधान विरोधी था, अब इसे व्यवस्थित करके बाबा साहब के संविधान की जो मूल भावना है उसके अनुरूप किया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट की भी बात हो रही थी। तो जो भी इसमें संविधान की धाराएं हैं उसके अंतर्गत ये बिल्कुल 100% सही करके सामाजिक कल्याण और खास करके गरीब कल्याण के लिए लाया गया है। मैं एक बात कोट करना चाहता हूँ, राम मंदिर का मुद्दे का मामला था और ये बहुत ही पौराणिक महत्व का मामला था। वही लोग कहते थे कि राम मंदिर का जो ये गर्भगृह का कैंपस है वहां पर जो है अस्पताल बना देना चाहिए, स्कूल बना देना चाहिए। कितने लोगों ने कल बहस के अंदर कहा कि वक्त बिल जो आज आया है उसके पहले की जो प्रॉपर्टी है उसमें कितने ठीक है, इसका जवाब फाजिल अहमद जी देंगे। फाजिल अहमद जी, चूंकि जब राम मंदिर बन रहा था तो काफी ज्यादा यहाँ पर हो हंगामा किया जा रहा था कि आप अस्पताल बनवा दीजिए, आप स्कूल बनवा दीजिए, गरीबों के लिए शिक्षा हो जाएगी। और अब ये सवाल आप लोगों से किया जा रहा है कि आपके पास इतनी संपत्तियां हैं तो आपने कितना कुछ बनवा दिया उन संपत्तियों पर। देखिए, राम मंदिर में भी मुसलमानों को ट्रस्ट में रखना चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं, जब हमारे कोर्ट में ये रह सकते। अरे राम मंदिर का ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन है। राम मंदिर ट्रस्ट जो बना है ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अधीन है। इसमें आप कैसे कह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ये तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही राम मंदिर अवधेश जी एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। और इसमें एक एक लाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है उसका पालन किया गया है। सुनिए, तो सुप्रीम कोर्ट में तो आपने दलितों को भी नहीं दिया, हिंदू पसमंदा को भी नहीं दिया। आप छोड़ दीजिए मुसलमान। राम मंदिर की पहली ईंट भी दलित ने रखा। अपनी जानकारी करेक्ट कर लीजिए। और जो मुस्लिमों की जमीन दी गई 20 किलोमीटर के बगल इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर जिस पर बन रहा है उस पर भी मुस्लिमों ने अपना बाकायदा ट्रस्ट बनाया है। वो मुस्लिमों ने अपने जो उनके लोग थे उनको उन्होंने रखा है। तो इस तरह से बात करना है फैलाने वाला है। जितना आप हिंदू पसमंदा को दे देते, कल्याण सिंह नहीं दिए, उमा भारती नहीं दिए, जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन दे दिया। देखिए ना, इसी सरकार में गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम और गरीब मुस्लिमों को मिल रहा है। ठीक है, और वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है और आप सभी लोगों का यहाँ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।